नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ सांख्यिकी की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों सांख्यिकी में हम डाटा के बारे में पढ़ चुके थे। सांख्यिकी का मतलब प्रारंभिक जो परिचय था वो हमने देख लिया। डाटा कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली। डाटा क्या होता है वो देख लिया। और वर्गीकृत और अवर्गीकृत डाटा में हम अवर्गीकृत डाटा का माध्य और बहुलक ज्ञात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। ठीक है, अब माध्यक के बारे में मैंने हल्का सा आइडिया आपको दिया था और आज हम माध्यक के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो वर्गीकृत डाटा होता है यानी क्लासिफाइड डाटा जो होता है उस क्लासिफाइड डाटा का माध्य माध्यक बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे देखो हमारे पास तीन चीज़ें थी, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीज़ें थी हमारे पास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, कैसे निकालते थे इनकी बात हम कर चुके थे। माध्य कैसे निकाला हमने, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी, सिग्मा x अपॉन n ये इसका फॉर्मूला था। और जनरली कैसे निकालते थे भाई, सभी जो डाटा दिए हुए हैं उनको सम कर दो और सम करने के बाद में जितने डाटा हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे करके हम इसको निकालते थे। और बहुलक क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो भी डाटा है वही उसका क्या होगा, वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो भी डाटा होगा वो उसका बहुलक होगा। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और है लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो है ना वो ही देखना है अभी, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तब मैं इसमें एक चीज़ और बताऊँगा जो आपको बहुत यूनिक लगेगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, मीडियन की। मीडियन के बारे में कल मैंने इतना तो बता दिया था कि डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में पहले अरेंज कर देना है। और अरेंज करने के बाद में जो सबसे बीच का जो आंकड़ा होगा ना वही क्या कहलाएगा, वही मीडियन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई डाटा लिखा, जैसे मान लो 2 3 5 4 3 2 1 6 2 3 4, मान लो ये लिख दिया मैंने। कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है, ये है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इसका मुझे मीडियन निकालना है। तो इसका जब मैं मीडियन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो ऐसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो जैसे ही मैंने इसको रीअरेंज किया, देखो मैंने रीअरेंज कर दिया। सबसे पहले जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 ले ली मैंने। ठीक है, उसके बाद में 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो ये 2 2 एंड 2। ठीक है, उसके बाद में 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 3 3। उसके बाद में 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसलिए 4 एंड 4। उसके बाद में 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो ये 5। और उसके बाद में 6 1 टाइम्स। ये मैंने इनको रीअरेंज कर दिया। अब इस डाटा का जो सबसे बीच वाली जो टर्म है ना वो देख लो। सबसे बीच वाली टर्म का मतलब सबसे पहले काउंट करो कितना है डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डाटा है। ठीक है, 11 आंकड़े हैं हमारे पास। तो इन 11 आंकड़ों में से बीच वाला आंकड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली दोनों साइड से अगर मैं 5 डाटा हटा दूं, जैसे देखो इधर से मैंने ये 5 डाटा हटा दिए, इधर से भी मैंने ये 5 डाटा हटा दिए, तो बीच में अब कौन सा बच गया मेरे पास, 3 बच गया ना। बीच में मेरे पास 3 बच गया। इसका मतलब हुआ कि जो बीच वाली टर्म है वो कौन सी है, वो 3 है। इसलिए इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन क्या हो जाएगा सर, इसका मीडियन 3 होगा। ऐसे मीडियन निकालते हैं। तो मतलब जो सबसे बीच में जो टर्म होगी उसे ही हम क्या मानते हैं, मीडियन। चाहे उसे असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मैंने असेंडिंग में किया था, डिसेंडिंग में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे देखो मैं डिसेंडिंग में करके भी बता देता हूँ। जैसे ये हो जाएगा 6 5 4 4 3 3 3 2 2 1। ठीक है, 3 3 6 और 3 9 और 11। ठीक है, अब देखो बीच वाला वही 6th टर्म होगी, बीच वाली 6th टर्म देखो 1 2 3 4 5 और ये 6th टर्म आ गई ना बीच वाली, तो वो वहाँ पर भी वही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असेंडिंग में रीअरेंज करो या डिसेंडिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम मीडियन निकालते हैं। बिल्कुल आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमने मान लिया यहाँ पर तो जैसे 11 टर्म थी तो 11 टर्म में से हमने बीच वाला फाइंड आउट कर लिया कि बीच वाली टर्म कौन सी होगी।
लेकिन अगर कहीं इवन नंबर्स में हो, इनका जो नंबर है, ये जो टर्म है वो इवन नंबर्स में हो, तो फिर कैसे निकालेंगे। बिल्कुल हम उस कंसेप्ट पर ही आ रहे हैं, ठीक है। इतना तो मैंने कल बता दिया था कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इनमें रीअरेंज करके बीच वाली जो टर्म होती है उसे हम मीडियन मानते हैं, ये तो मैंने कल ही बता दिया था। तो आज हमें उसी कंसेप्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कोई दूसरा डाटा लिया जिसमें सम संख्याएं हों। सम संख्या का मतलब है कि जो नंबर ऑफ डाटा है वो सम संख्या हो, ठीक है। बाकी डाटा वाली सम या सम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिख लिया, मान लो 2 3 1 3 2 4 3 2 5 6 8 5 6 4। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए, ठीक है। सम संख्या मतलब ये टोटल डाटा कितने हैं? 14 आंकड़े हैं। तो इन 14 आंकड़ों में से हमें बीच वाला फाइंड आउट करना है। अब बीच वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करना है, हमें रीअरेंज करना है, चाहे असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में, नो इश्यू, ठीक है। तो देखो, रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 टाइम्स है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है, 1 2 3। उसके बाद में 4 कितने टाइम्स है? 1 और ये 2, तो 4 and 4। उसके बाद में 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो ये 5 and 5। उसके बाद में 6 भी 2 टाइम्स है, तो ये 6 and 6, और उसके बाद में 8, ठीक है। टोटल 14 डाटा हुए। अब उस 14 डाटा में से मुझे बीच वाला डाटा फाइंड आउट करना है। अब देखो, जब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहने का मतलब बीच वाला इसमें हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं? मान लो कि अगर मैं, जैसे 14 है ना, तो 14 में से मान लो अगर मैं 7 डाटा दोनों साइड से हटा दूं, जैसे देखो 3 और 1, ये 7 डाटा मैंने हटा दिए इधर से, और उधर से मैंने 7 हटाए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 जाएंगे। अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मैं बीच वाला देखना चाहूँ तो बीच वाले ये दोनों टर्म आ रही हैं, ये दोनों टर्म आ रही हैं बीच वाली। कौन कौन सी? 3 और 4, ये दोनों टर्म आ रही हैं बीच वाली। अब इसका मीडियन किसे माने? 3 को माने या 4 को माने? तो एक्चुअली में होता यह था कि इसका मीडियन 3 भी सही था और 4 भी सही था, लेकिन मीडियन 3 भी सही है 4 भी सही है, लेकिन मीडियन जब हम निकालते हैं तो फिर फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचा गया कि मीडियन ऐसे निकालने की बजाय क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल दो। जो भी बीच में 2 टर्म आ रही हैं, 2 टर्म जो आ रही हैं बीच में, उनका मीन निकाल लो। मीन का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब इनका मीन कैसे निकालेंगे भाई? 3 और 4 दो ही डाटा है ना, तो इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं? मैंने मीन में बता दिया है कि दोनों को जोड़ के और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं मीन निकालने के लिए। तो भाई इन दोनों को ऐड किया, सॉरी यहाँ पर 4 है, दोनों को ऐड किया, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और कितने नंबर है यहाँ पर? 2 है ना, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी 7/2। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 3.5 इसका मीडियन हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा? 3.5 होगा। समझ में आया? 3.5 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको जनरल वे में लिखना चाहूं तो जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं? देखो, जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं? देखो, माध्यक के लिए लिख रहा हूं मैं माध्यक के लिए लिख रहा हूं। यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद मध्य वाला आंकड़ा ही माध्यक होता है। ठीक है, ये तो कब हो गया? जब संख्या विषम है, ठीक है। लेकिन अगर समय हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए लिख सकते हैं, यदि आंकड़ों की संख्या सम
सम हो तो उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ny2 वां एवं ny2+1 वां आंकड़ा का माध्य या आंकड़ों का माध्य ही माध्यक होगा। समझो चीज को कि यदि विषम संख्या में है तब तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे और सबसे बीच वाला आंकड़ा फाइंड आउट कर लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या में है तो फिर क्या करेंगे, n/2 का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने जो डाटा लिया था तो उसमें टोटल डाटा कितना था, 14 था ना, 14 आंकड़े थे, तो 14/2 एंड 14/2+1, यानी इसका मतलब ये हुआ 14/2 का मतलब 7 और 14/2+1 इसका मतलब 7+1 यानी 8। तो सेवेंथ और 8th इन दोनों का हमने क्या लिया था, माध्य लिया था, और वही इसका क्या हुआ, माध्यक हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करके हम माध्यक निकालते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो देख सकता है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। If number of data is odd number, if number of data is odd number, then first rearrange them in ascending or descending order, and after that the midterm data will be median. ठीक है, आफ्टर दैट द मिड टर्म डाटा विल बी मीडियन। ओके, समझ में आ चुका होगा। इसको देख लो, इफ द नंबर ऑफ डाटा विल बी इवन नंबर, देन फर्स्ट rearrange them in ascending and descending order, after that n/2th term and n/2 plus first term terms mean will be the median of the data। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है, अब आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और माध्यक और बहुलक। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की तरफ कि उनका कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा अवर्गीकृत में ही, तो वो भी देख लेते हैं और उसके बाद में फिर वर्गीकृत की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने बुक ली हुई है एनसीईआरटी की। ठीक है, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा और आने लायक लगा, इसलिए देखो क्वेश्चन में लिख देता हूं सामने। यदि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, और डाटा दिया हुआ है 29, 32, 48, 50, x+2, 72, 78, 84 एंड 95। ये क्वेश्चन है, समझो इसको। चलो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ द डाटा विल बी रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ मीडियन ऑफ द डाटा इज 63 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है,
ये इंग्लिश में हो गया, ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा को के बारे में ये बोला गया है कि इसको व्यवस्थित किया गया है किसमें, आरोही क्रम में। मतलब अब हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम रीअरेंज कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल दिया हुआ है x और x+2, हमें क्या मालूम है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम रीअरेंज कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि इसका माध्यक है ना वो कितना है 63 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब माध्यक दिया हुआ है तो माध्यक वाले कंडीशन लगा दो। अब माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए ये जो डाटा दिया हुआ है वो कैसा होना चाहिए, सम संख्या में, सम या विषम जो भी है, पहले उसको फाइंड आउट करना है हमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इवन नंबर है, और इवन नंबर का मैंने जस्ट अभी बताया था कैसे निकालते हैं कि सर n/2th टर्म एंड n/2 प्लस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का क्या निकालना है हमें, इन दोनों का क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। और मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो इसका मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले तो n/2th टर्म देखो कौन सी है, तो n/2 भाई टोटल डाटा कितने हैं 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10/2th टर्म कितनी हो गई, यानी 5th टर्म, और 10/2 प्लस फर्स्ट टर्म, 10/2 प्लस फर्स्ट टर्म यानी 6th टर्म। इन फर्स्ट 5th और 6th टर्म का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, और वही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आप कहोगे कि सर मीडियन निकालने की कहाँ जरूरत है, मीडियन तो इसमें दिया हुआ है 63, तो भाई 63 दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए वही तो करेंगे जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो 5th और 6th टर्म कौन सी है वो चेक करो, 1 2 3 4 5 और 6, 5th और 6th टर्म यही है x और x+2, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। मीडियन हमें दिया हुआ है तो उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मीडियन दिया हुआ है 63 इक्वल्स टू ये मीडियन किसके बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो x प्लस x कितने हो गए, 2x हो गए ना, और प्लस 2/2, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x+1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x+1 इक्वल्स टू कितना आया, x+1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 63, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 63 माइनस 1, तो 63 में से 1 को माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 62। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 62, x की वैल्यू आ चुकी है। अगर ये टर्म देखना चाहो तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 62 और ये हो जाएगी 62 प्लस 2 यानी 64। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी से ले लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक की। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक की बात करेंगे हम। अब देखो मैं तीनों के फॉर्मूले बता देता हूं पहले। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक, मीन मोड मीडियन, मीन मोड एंड मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, मीन मोड एंड मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। अब देखो कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। बहुलक यानी मोड, माध्यक यानी मीडियन और माध्य यानी मीन। अब देखो मीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। मीन निकालने के वर्गीकृत आंकड़ों का जब हम मीन निकालते हैं तो उसके हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 विधि कौन कौन सी हैं, देखो एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि इसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक होती है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि इसे हम कहते हैं अज्यूम्ड
अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एक होती है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, इसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हमारा जो पेपर है वो तो एमसीक्यू टाइप का है, तो हमें इन विधियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भाई आंसर तो सभी से एक ही आना है, तो आंसर सभी से एक ही आना है, तो फिर हमें इतनी विधि पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बेशक आंसर सभी से एक ही आना है, लेकिन देखो प्रत्यक्ष विधि से हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में हमें ज़्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो एक्स का बन जाएगा, एक एफ का बन जाएगा और दूसरा एफ एक्स का बन जाएगा, और एक जो सी आई का दिया हुआ था, 4 कॉलम में हमारा काम खत्म हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। कल्पित माध्य विधि की अगर मैं बात करूं, अज्यूम मीन मेथड की अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पर f के बाद में एक एक्स्ट्रा कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा, x इक्वल्स टू डी डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, फिर उसके बाद में एक कॉलम बनेगा एफ डी, ठीक है। अगर मैं पग विचलन विधि की बात करूं तो उसके लिए मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, मतलब एक एक कॉलम इन दोनों में एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि सर तो फिर इस विधि को बता ही क्यों रहे हो? भाई मत बताओ, जरूरत कहाँ है इसको बताने की? मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो डाटा थोड़ा बड़ा आ गया या फिर पॉइंटों में या फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ गई तो फिर प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। लेकिन ये दोनों विधि है ना, पग विचलन विधि है, कैलकुलेशन को इतना इजी बना देती है, इतना इजी बना देती है कि चुटकियों में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बेशक यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक करके तीनों विधियों को लूंगा, ठीक है, एक एक करके तीनों विधियों को लूंगा। ये क्वेश्चन की थीम पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी विधि यूज करनी है ताकि हमारा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। अगर मान लो कैलकुलेशन इजी है तब मैं प्रेफर करूंगा कि डायरेक्ट मेथड लगाओ, क्वेश्चन थोड़ी सी अगर जटिल है तो मैं प्रेफर करूंगा कि कल्पित माध्य विधि लगाओ। कल्पित माध्य को तो भले मत भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल्पित माध्य की बजाय पग विचलन को लगा दो, इससे बहुत ज़्यादा ईजी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो चाहो तो प्रत्यक्ष से कर सकते हो, चाहे कल्पित से, चाहे पग विचलन से, आंसर सभी से सेम आना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखो 3 मेथड तो इसके हो गए, 3 मेथड तो इसके हो गए, और फिर एक माध्यक हो गया, एक बहुलक हो गया। तो पहले मैं पांचों के फॉर्मूले लिख देता हूं, फॉर्मूले को समझा देता हूं और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले मैं पांचों के फॉर्मूले लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं माध्य की, माध्य यानी मीन। तो इसके 3 मेथड बताए थे मैंने। 3 मेथड में पहला मेथड हो गया प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो यहां से प्रत्यक्ष विधि में देखो फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ऐसे भी बोल देते हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो जब हम देखेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस फॉर्म में रखना चाहो याद इस फॉर्म में रख सकते हो, इस फॉर्म में रखना चाहो इस फॉर्म में रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे ये एफ आई वगैरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो इस विधि में फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तीसरा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। उसके बाद में ये तो पहला माध्य हो गया, ठीक है, तीनों इसके फॉर्मूले हो गए। और अगली मैं बात करता हूँ माध्य बहुलक की बात कर लेते हैं। चलो बहुलक यानी मोड। तो मोड का फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये क्या है, ये टर्म्स वगैरह मैं सारी चीज़ बताऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे माध्यक की,
माध्यक यानी मीडियन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मैंने कई बार बच्चों को ऐसी गलती करते हुए देखा है कि इस l प्लस को इनके साथ में लिख देते हैं या यहाँ पर l प्लस को इसके साथ में लिख देते हैं। नहीं, ध्यान रखें ये एकदम सेपरेट टर्म है। ठीक है, ये एकदम सेपरेट टर्म है, तो l को इनके साथ में नहीं लिखना है। ठीक है, ऊपर वाले के साथ में l को नहीं लिखना है, ये एकदम सेपरेट टर्म है। ठीक है, चलिए अब इनके टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, देखो यहाँ पर f का मतलब क्या होगा, f का मतलब सभी जानते हैं, f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होता है लोअर लिमिट, अगर इंटरवल दिया हुआ है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। x का मतलब हो जाएगा बीच वाली टर्म, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, f का मतलब सभी समझ ही चुके। a का मतलब होता है, यहाँ पर a का मतलब होता है अज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य, इसी की वजह से इसका नाम कल्पित माध्य विधि हुआ है। ठीक है, d का मतलब होता है d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर u का मतलब हो जाएगा u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। यहाँ h का मतलब हो जाएगा इंटरवल, कितने का इंटरवल उसमें चल रहा है। ठीक है, इंटरवल। यहाँ पर देखो f1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप यानी जो बहुलक वर्ग है उस बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है f1। ठीक है, इससे f1 से ठीक पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी f2, ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाले की f0 और जस्ट बाद वाले की f2। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को टेंशन ना लें, और मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, l का मतलब लोअर लिमिट और h का मतलब तो जानते ही हो, वही इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर l का मतलब वही लोअर लिमिट, h का मतलब इंटरवल, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, cf का मतलब होता है यहाँ पर कंबाइंड फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और n का मतलब होता है, n कहो सिग्मा f कहो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये इनकी टर्मिनोलॉजी थी, फॉर्मूले थे जिनकी हमने आज बात की, और अभी समय मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स ले पाऊँ, तो टेंशन ना ले, एग्जाम्पल्स हम आने वाली क्लास में इनके लेंगे। ठीक है, और स्टैटिक्स को पढ़ने का अपना तरीका यही रहेगा कि हम क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। जैसे हम जनरली हर चैप्टर में पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन को हम साथ साथ ही लेंगे, बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट ही ऐसी है या एक टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन बाद में नहीं कर सकते, इसमें साथ के साथ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन को साथ ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नई क्लास में क्वेश्चंस के साथ में। और अगर यहाँ से कोई यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, क्योंकि हर रोज़ 5 बजे लाइव क्लास रहती है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।